उसमें भी जब तक बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा ये इलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि इन्हें पता है इनकी जमानतें जब्त होंगी। जितना इस वक्त गम और गुस्सा अवाम में पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ है, आप जरा बाजार में जाकर देख लीजिएगा, ये इस लायक ही नहीं है कि ये जाके कैंपेन भी कर सकें। तो मैं उस बिना पर कहता हूं कि ये कैसे जाएंगे अवाम को, किस मुंह से जाएंगे अवाम के पास? कौन सा इन्होंने अवाम के लिए सहूलत पैदा की है, कौन सी आसानियां इन्होंने पैदा की हैं, कौन से हकूक इन्होंने अवाम को दिए हैं, क्या लेकर जाएंगे ये अवाम के पास? चले खोसा साहब, फिर आगे की तरफ आ जाते हैं। आपने कहा अहम मामला पे बात करें, तो अहम मामला यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि अगले माह निगरान हुकूमत के हवाले मुल्क कर देंगे, वो अलग हो जाएंगे। पीडीएम की हुकूमत या पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जो मुश्तरका हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप की जानिब से कहा गया कि आपको 2024 में भी इलेक्शन नज़र नहीं आते, यानी कि आप ये समझते हैं कि जो भी सेटअप होगा, निगरान हो या यही सेटअप हो, ये 1 साल और एक्सटेंशन करेगा। ये बात आपने क्यों कही और अब भी आप उस बात पे कायम है? देखें, एक तो ये एहसान नहीं कर रहे हैं, 12 अक्टूबर को वैसे ही 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं, एक लम्हा भी ये उससे जायद नहीं कर सकते। वैसे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, आइन को तो परवाह नहीं करते हैं, लेकिन 12 अक्टूबर को ये इनका जाना इसलिए कोई एहसान नहीं है क्योंकि आइन में ये दर्ज है 5 साल के जो है असेंबली 5 साल की म्याद होती है। सो जब असेंबली नहीं रहेगी तो लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे, काबीना भी नहीं रहेगी। अब आ जाइएगा केयर टेकर पर। हमने देखा केयर टेकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो बने वो तो 90 दिन आज तक पूरे नहीं हुए, और ये आगे क्या गारंटी है कि 60 दिन या 90 दिन पूरे होंगे जो कौमी असेंबली और सिंध और बलूचिस्तान के जो असेंबलियां टूटेंगी। मौकफ है वो एक बड़े मकसद के लिए है, खुदारा आइन को बहाल करें, खुदारा इस मुल्क में जमहूरियत को चलने दें, खुदारा इस मुल्क को जो है भिखारी न बनाएं। ये बड़े खुश हो रहे हैं कि IMF से जो है इन्हें इमदाद मिल गई है। ये 25 करोड़ अवाम की इज्जत और तौकीर का जनाजा निकल गया है। क्या बातें कर रहे हो यार तुम? अहम बातें करो जो मुल्की इस वक्त मामलात हैं, बजाय इसके कि एक छोटे से ओहदेदार के लिए कहें मेरा होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे 25 करोड़ पाकिस्तान के अवाम के हकूक के लिए जो है मैं लड़ रहा हूं और हकूक के लिए मैं बातें कर रहा हूं। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोसा साहब, ये फरमाइएगा, आपकी इतनी तवील रफाकत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के आप साथी थे, आपने उनके दौर में मेंबरशिप हासिल की, आखिर ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी सियासी महाज के ऊपर कि आप ने रास्ते जुदा कर लिए, या आपके रास्ते जुदा कर लिए गए? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कहती है कि अब आप उनका हिस्सा नहीं है, बेशक आप ये कहें कि आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हैं। नहीं, कभी पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा। देखिए, अगर छोटे मोटे कोई ओहदेदार कहते हैं अपनी किसी जाती उसकी वजह से, तो वो फरतुल्लाह बाबर जो सेक्रेटरी जनरल है उसने क्लैरिफाई कर दिया है, और मेरे कोई रास्ते जुदा नहीं है। पीपल्स पार्टी का यही रास्ता है। हमने रानी शहीद बेनजीर भुट्टो ने अपनी हुकूमत तो गिरवा ली थी, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स की को नहीं किया था कि वो सिविलियंस को ट्राई करें, और ऐसी रीत पड़े कि कल को जो है मिलिट्री कोर्ट्स बाकियों के भी ट्रायल। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये चाहेगा कि उनके लिए भी फौजी अदालतें ही उनके केसेस को समाप्त करें। तो इसलिए अगर हमने ये किया है तो उस फरतुल्लाह बाबर ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि देखिए उनकी एक इनफरादी हैसियत भी है, और अगर एतजाज आसन ने पिटीशन की है और लतीफ खोजा उनके वकील हैं और वो समझते हैं कि ये बुनियादी हकूक से मुतसादिम है और आइन की वो तशरीह चाहते हैं, तो वो अदालत जो फैसला करेगी वो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होता है। तो इसमें तो हमने कोई ऐसी रास्ते जुदा नहीं किए। बाकी रहा ये कि आप अगर ये सवाल करते हैं तो उनसे पूछें जिन्होंने आपको ये कहा है। मेरा मौक़िफ़ यही है, लेकिन खोसा साहब मैं ही हूँ और पीपल्स पार्टी की रूह यही है। लेकिन खोसा साहब, मसला असल में यहाँ पे ये आ रहा है कि आप मुस्तकिल जो है वो पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे ज़ाती तौर पर इससे कोई मामला नहीं है कि आप पीपल्स पार्टी के साथ हो या PTI के साथ हो, लेकिन जो रूमर्स हैं, जो सवालात हैं, वो ये हैं कि जी आपके बेटे को चूंकि ओहदा नहीं दिया गया था, जिससे पूछो, जिससे कोई पॉलिटिकल तज्जिया लो कि जी खोसा साहब क्यों नाराज़ है पीपल्स पार्टी के साथ, या सियासी इख्तलाफ क्यों कर रहे हैं, या पीपल्स पार्टी की पार्टी लाइन से क्यों इख्तलाफ करें, तो वो कहते हैं जी खोसा साहब के बेटे को ओहदा नहीं मिला था, उनको कोई अटॉर्नी जनरल का मामला था, खोसा साहब को शायद कोई और इस तरह के दीगर इख्तलाफात। तो आखिर मामला है क्या? ऐसा नहीं कहा, और
मैंने ना कभी ऐसा ओहदा मांगा है, और मेरे ख्याल में और ज्यादा इश्यूज हैं जो इससे ज्यादा अहमियत रखते हैं। हमने इस सरजमीन पाकिस्तान को सरजमीन बेआईन बना दिया है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि बाबा शहीद का दिया हुआ आईन है, उससे इनहराफ ये रियासत के खिलाफ बगावत के मुतरादिफ है। इसलिए पीडीएम की हुकूमत को हम ये गवारा नहीं करते कि ये गुल्लू भट्टों की हुकूमत पीडीएम चलाए, और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का हमेशा वतीरा यही रहा है। ये अपनी दौलत लूट कर बाहर ले जाते हैं और ये मुल्क को जो है तबाही के दहाने पर लाके खड़ा किया है आपके लिए, और बहुत अहम है। बजाय इसके कि आप मेरी जात पर इस तरह की बातें करें, आप उन इश्यूज को लें जो आवाम से जो मुतसादिम इस हुकूमत ने कर दिए हैं और जीना हराम कर दिया है आवाम का, और इलेक्शन से फरार इन्होंने कर दिया है। इन्होंने जमहूर को जो है हक देने से इनकार कर दिया है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन से इन्होंने जो है बिल्कुल भाग गए हैं, दौड़ गए हैं, और एक पार्टी के पीछे चढ़ दौड़े हैं कि उसको खत्म करके जो है, ये भुट्टो की पार्टी भी कभी खत्म नहीं हुई थी। इस तरह ना पार्टियां खत्म की जाती हैं, ना किंग्स पार्टियां बनाई जाती हैं। हम इस रीच के खिलाफ हैं। इसलिए हमारी जो मौक़िफ़ है वो एक बड़े मकसद के लिए है। खुदारा आईन को बहाल करें, खुदारा इस मुल्क में जमहूरियत को चलने दें, खुदारा इस मुल्क को जो है भिखारी न बनाएं। ये बड़े खुश हो रहे हैं कि IMF से जो है इन्हें इमदाद मिल गई है। ये 25 करोड़ अवाम की इज्जत और तौकीर का जनाजा निकल गया है। क्या बातें कर रहे हो यार, तुम अहम बातें करो जो मुल्की इस वक्त मामलात हैं, बजाय इसके कि एक छोटे से ओहदेदार के लिए कहें मेरा होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे 25 करोड़ पाकिस्तान के अवाम के हकूक के लिए जो है मैं लड़ रहा हूं, और हकूक के लिए मैं बातें कर रहा हूं। चले खोसा साहब, फिर आगे की तरफ आ जाते हैं। आपने कहा अहम मामलात पे बात करें, तो अहम मामला यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि अगले माह निगरान हुकूमत के हवाले मुल्क कर देंगे, वो अलग हो जाएंगे। पीडीएम की हुकूमत या पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जो मुश्तरका हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप की जानिब से कहा गया कि आपको 2024 में भी इलेक्शन नज़र नहीं आते, यानी कि आप ये समझते हैं कि जो भी सेटअप होगा, निगरान हो या यही सेटअप हो, ये 1 साल और एक्सटेंशन करेगा। ये बात आपने क्यों कही और अब भी आप उस बात पे कायम है? देखें, एक तो ये एहसान नहीं कर रहे हैं। 12 अक्टूबर को वैसे ही 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं, एक लम्हा भी ये उससे जायद नहीं कर सकते। वैसे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, आइन को तो परवाह नहीं करते हैं, लेकिन 12 अक्टूबर को ये इनका जाना इसलिए कोई एहसान नहीं है क्योंकि आइन में ये दर्ज है 5 साल के जो है असेंबली 5 साल की म्याद होती है। सो जब असेंबली नहीं रहेगी तो लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे, काबीना भी नहीं रहेगी। अब आ जाइएगा केयर टेकर पर। हमने देखा केयर टेकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो बने वो तो 90 दिन आज तक पूरे नहीं हुए, और ये आगे क्या गारंटी है कि 60 दिन या 90 दिन पूरे होंगे जो कौमी असेंबली और सिंध और बलूचिस्तान के जो असेंबलियां टूटेंगी। उसमें भी जब तक बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा ये इलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि इन्हें पता है इनकी जमानतें जब्त होंगी। जितना इस वक्त गम और गुस्सा अवाम में पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ है, आप जरा बाजार में जाकर देख लीजिएगा, ये इस लायक ही नहीं है कि ये जाके कैंपेन भी कर सकें। तो मैं उस बिना पर कहता हूं कि ये कैसे जाएंगे अवाम को, किस मुंह से जाएंगे अवाम के पास? कौन सा इन्होंने अवाम के लिए सहूलत पैदा की है, कौन सी आसानियां इन्होंने पैदा की हैं, कौन से हकूक इन्होंने अवाम को दिए हैं, क्या लेकर जाएंगे ये अवाम के पास? अवाम के पास जरा जाएं तो सही ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको जो है ये सवालत देंगे। अब या तो इमरान खान को ये लहज में उतार दें, और या इमरान खान की पार्टी को खत्म करके, क्रश करके, बैन करके बल्ले का निशान वहां ना आए। जब बल्ले का निशान अगर बैलेट पेपर पर होगा तो ये बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इनको भी इल्म है। इस बिना पर इसलिए मैं कहता हूं कि ये इलेक्शंस जो है ये उसको जो है केयर टेकर्स को आगे सवालत देंगे, और केयर टेकर्स की आड़ में ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन खोसा साहब एक सवाल है ना, केयर टेकर अगर एक्सटेंशन लेकर आते हैं या किसी वजह से उनकी मियाद एक्सटेंड हो जाती है तो उसमें इनका क्या कसूर है? इन्होंने तो इख्तिदार हवाले कर दिया था। कौन चाहता है कि मेरा इख्तिदार किसी और के हवाले और फिर वो मुल्क चलाता रहे? हर कोई चाहता है कि इलेक्शन में जाए, अगला इलेक्शन हो।
यार फवाद तुम मजाक कर रहे हो? ओ भाई इन्होंने कब छोड़ा? वो तो 5 साल मुकम्मल हो गए। 5 साल मुकम्मल होने के बाद वो तो ऑटोमेटिकली तहलील हो गई असेंबलियां। कोई इन्होंने एहसान नहीं किया है कि ये इनका तो वो हठधर्मी देखें कि जो आइन में तायन था 90 दिन कराना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इन्होंने वो भी ना कराया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को भी जूती के नोक पर रखा। इन्होंने तो जितना ये जो कर सकते थे आइन की तज़हीक और सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक कर सकते थे, इन्होंने अपनी की। अब 5 साल से तो मुतजावज इनका एक लम्हा भी नहीं हो सकता है, तो इनका कोई एहसान नहीं है कि इन्होंने छोड़ दिया। अब आ जाइएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अंडरटेकिंग दी। क्या हुआ? माशाअल्लाह इसहाक डार साहब जो खुद यानी इकबाली मुजरिम है, जिन्होंने इकबाल जुर्म करके आज वजीर खजाना है, उनका अभी भी मेरे पास इकबाल जुर्म है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको हैरान होगी कि किस तरह से वो फ्रॉड करते रहे, किस तरह से जराइम करते रहे, किस तरह से उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, किस तरह से उन्होंने काजी फैमिली को इन्वॉल्व किया, किस तरह से शरीफों के जो है उन्होंने महलात बनाए और उन्होंने जो है उनकी प्रॉपर्टीज और एसेट्स और किस तरह से धरती माँ को लूटा। वो तो एक तरफ रख दीजिएगा। चलें अब आ जाइएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन क्या इंडिपेंडेंट इदारा है क्या इंडिपेंडेंट? तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन को इन्होंने कानून जो तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को अख्तियार दिया है, आइन से लेकर इलेक्शन कमीशन को अख्तियार दिया है, जो दे नहीं सकते थे। बाहर का अब इलेक्शन कमीशन तो इन्हीं की जो है ताबेदारी करेगा जिस तरह ये कहेंगे। तो इसलिए ये मुझे मत सुनाए कि जी इन्होंने तो अपना जो है इख्तियार छोड़ दिया। कौन छोड़ता है इख्तियार? और इनका क्या कसूर होगा? तो ये इन्हीं का कसूर होगा, इसलिए कि ये चिपटे हुए हैं इक़्तिदार से। धरती माँ तो डूब रही है मगर इनकी जो है इमारतें बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा खोसा साहब, इंतखाबी इस्लाहात हो रही हैं, उसमें गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ये बयान भी सामने आया कि पार्टियों के ऊपर पाबंदी लगाने का मामला ज़ेर गौर नहीं है, उसको नई कानून साजी के अंदर जो है वो किसी सूरत शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपको लगता है कि अब हम संजीदा हैं इंतखाबी इस्लाहात के लिए, ठीक मामलात के ऊपर बात हो रही है? ज़ाहिर है कि रिजल्ट की ट्रांसमिशन के ऊपर बड़े एतराज़ात होते हैं, तो उसके ऊपर चीज़ें हो रही हैं, तो ये तो कम से कम पॉजिटिव चीज़ है ना, उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है। देखिए ये तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये आइन तरमीम करना पड़ेगा। आर्टिकल 17(2) में है, अगर पार्टी को आपने बैन करना है, किसी पार्टी को जो कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रही हो, तो आपको एक बना के रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट में भेजना पड़ता है 14 दिन के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होता है। ये आइन की आर्टिकल 17(2) में है। तो इसलिए इलेक्शन एक्ट के जरिए आइन को तरमीम नहीं की जा सकती है। अरब रुपए जो थे वो सलमान शहबाज हो या हमजा शहबाज हो या शहबाज शरीफ अपने केस खत्म करवाए हैं, लेकिन भाई साहब का केस खत्म नहीं करवाया, उनकी सजा बहाल है। ये भी जरा देखिएगा इसमें। अच्छा, वो आएंगे तो अडयाला जेल जाएंगे सीधे। अच्छा, भाई साहब के लिए क्या क्या रास्ते हैं? खोसा साहब आप कानूनी माहिर हैं, भाई साहब के लिए अब क्या क्या रास्ते हैं? अपील का फैसला करवा ले तो हो सकता है। और फिर इसी तरह अगर आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम करें तो ही उम्र कैद क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी मोहर सब कर चुकी है और इनकी नजरसानी की दरखास्त भी खारिज हो चुकी है। तो अगर उसको इन्होंने रिवर्स करवाना है तो वो आईनी तरमीम के जरिए होगी, जो इन्होंने सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में इन्होंने कहा है कि 5 साल की बंदिश हो, जहां कोई मुतय्यन न किया गया हो म्याद, वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब को बेल आउट नहीं करता, उनको कोई फायदा नहीं देता है उसका। और फिर मोहतरम नवाज शरीफ पर पार्टी की सरबराही पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी कलअदम करार दिया था और कहा था कि एक शख्स जो नाअहल हो वो पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता। वो कदगन भी बदस्तूर रहेगी तावक्त के वो उसमें तरमीम नहीं करेंगे आइन में। अच्छा खोसा साहब, एक आखिरी चीज फरमाइएगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत से केसेस हैं, इद्दत वाला केस है जिसको दोबारा जो है वो भेज दिया गया है सिविल कोर्ट की तरफ। कौन सा केस आपको लगता है तोशा खाना इद्दत वाला, किसी केस में वो फंस सकते हैं नाअहली की तरफ?
میرا نہیں خیال. دیکھیں توشہ خانہ میں سبھی ماشاءاللہ آپ کے نے خود ہر ٹیلی ویژن نے دیا ہے. کس نے توشہ خانہ سے استفادہ نہیں کیا ہے؟ یا تو سبھی کو بین کریں. اس میں محترم نواز شریف بھی آتے ہیں, سبھی آتے ہیں جو جتنے بھی سربراہان رہے ہیں. تو وہ توشہ خانے والا تو کیس ہے کوئی نہیں. القادر والا 190 بار بار کہتے ہیں وہ 190 بلین جو ہے وہ کس کے کھاتے میں گیا ہے بھائی؟ وہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس میں گیا ہوا پیسہ ہے. وہ کوئی عمران خان یا وہ ان کی زوجہ کے تو پاس نہیں گیا ہے. باقی جو کیسز ہیں وہ 9, 10, 11, 12 4 دن وہ جیل میں تھے, 4 دن وہ تحویل میں تھے, کسٹڈی میں تھے, گرفتار ہوئے تھے, جس کے ریاکشن ہوا. وہ 150 کیس وہ بھی ان پر ڈال دیا جب وہ تھے ہی پولیس کی تحویل میں اور ایجنسیز کی تحویل میں تھے اور پابند سلاسل تھے. وہ سارے کیسز ڈال دیے گئے ان کی اعانت پر, وہ سارے ہوئے. تو ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جس میں ان کو کوئی سزا ہو. باقی ٹھیک ہے, شوقیہ فنکاری میں جو بھی حکومت میں آتا ہے, چاہے عمران خان تھا اس نے کیے, چاہے نواز شریف تھا اس نے ہمارے اوپر کیے, چاہے ہم نے ان پر کیے, یہ چلتا ہے. کوئی ایسا بات نہیں ہے. ہم نے یہ دور بہت سارے دیکھے ہیں اور بدقسمتی سے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا ہے کہ بھائی شرافت کی طرف چلنا چاہیے اور ہم نفرتوں کے متحمل نہیں ہیں. ہم ایشوز پر جو ہے عوام کو سہولتیں دیں, ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر کے ہم ملک کو تباہی کے دہانے پر لے کر جائیں. میرے خیال میں یہ چوہے بلی کا کھیل بند ہونا چاہیے اور سنجیدگی سے سبھی قائدین کو بیٹھ کر جو ہے پاکستان کی بہتری کی طرف گامزن ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے کھوسہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ سب کو ساتھ مل کر بیٹھنا ہوگا, لیکن بٹھائے گا کون؟